जय भारत। आज हम कक्षा 12वीं का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम पढ़ेंगे। सीधे इस चैप्टर पर जाने से पहले हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे जो कि जानना अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि ये परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहले परिभाषा हमारे सामने आता है विज्ञान। यानी आपसे अगर कोई पूछे विज्ञान क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा। तो सिंपल से भाषा है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि विज्ञान क्या होता है तो इसका उत्तर यह है कि देखिए, आपको सीधा सिंपल भाषा में उत्तर देना है कि सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सुसंगठित एवं सुपरिभाषित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यानी जो विज्ञान है ना भाई, वो एक ज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है जो कि क्या हो, सुसंगठित हो और सुपरिभाषित हो। यानी उसको परिभाषित किया जा सके और उसके बारे में एकदम पूरे डीप में ज्ञान हो, तो क्या कहते हैं, उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास एक मार्कर है, ये वस्तु है और ये इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज है कि ये कैसे बना है, कैसे क्या हुआ है, कैसे यहाँ पर है, कैसे आया है, इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज है, ज्ञान है, तो वही ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आपके सामने परिभाषा है, यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञान यानी साइंस, इंग्लिश में साइंस कहते हैं। सुसंगठित एवं सुपरिभाषित ज्ञान, क्या सुसंगठित एवं सुपरिभाषित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अच्छा, विज्ञान को अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उससे ये बनता है वी प्लस ज्ञान। क्या बनता है, वी प्लस ज्ञान, जिसमें देखिए ये सुसंगठित एवं सुपरिभाषित इसमें समाहित है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ ये होता है विशिष्ट या फिर विशेष। विशिष्ट यानी सबसे ऊंचा, यानी सबसे डीप में क्या हो, नॉलेज हो। ये देखिए विशिष्ट या विशेष, ज्ञान तो ज्ञान, यानी विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। कोई भी वस्तु है उसके बारे में आपको विशिष्ट ज्ञान है, सुसंगठित ज्ञान है, सुपरिभाषित ज्ञान है, तो वही ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अच्छा, विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में हम लोग साइंस कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइंस कहते हैं। साइंस जो है यह एक लैटिन भाषा से बना हुआ है। कैसे, लैटिन भाषा से। किस भाषा से, लैटिन। आइए देखते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और यह लैटिन भाषा के सेंटिया, लैटिन भाषा के सिंटिया, सिंटिया नामक शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी इस सिंटिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो ये रहा विज्ञान का डेफिनेशन यानी परिभाषा। तो आप बोल सकते हैं, अगर कोई भी आपसे पूछे कि विज्ञान किसे कहते हैं तो सिंपल भाषा है, सुसंगठित एवं सुपरिभाषित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान को संधि विच्छेद कर देना है, उसको दिखा देना है वि से विशिष्ट या फिर विशेष, और ज्ञान तो ज्ञान, यानी विशिष्ट ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इतना सिंपल है। अब चलते हैं आगे, जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे वो भौतिक विज्ञान ही न पढ़ेंगे हम लोग, यानी फिजिक्स पढ़ेंगे 12th का। तो आइए हम समझते हैं दूसरी परिभाषा यानी फिजिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। आइए देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान क्या है, यह विज्ञान का एक शाखा है, यानी एक पार्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों का अध्ययन करते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं, उसके बाद से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान लिखा है, देखिए विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब पार्ट कह लीजिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य यानी पदार्थ, पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। यानी ये मार्कर है ना, ये कोई पदार्थ है तो इसे क्या द्रव्य कहेंगे। ठीक है, तो द्रव्य और ऊर्जा, ऊर्जा आप समझते होंगे, प्रकाश ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, अनेकों ऊर्जाएं हैं, उनका क्या कि स्वरूप, यानी कैसे वो बने हैं, विभिन्न रूपों का, उसके जो अनेक अनेक रूप हैं, किसमें पाए जाते हैं किसमें नहीं, कैसे बने हैं, क्या होता है उसका गुणधर्म, क्रिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यानी
विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के स्वरूप तथा इनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, द्रव्य यानी पदार्थ और ऊर्जा के स्वरूप यानी विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हैं और इस पदार्थ और ऊर्जा के मध्य यानी बीच क्या क्या क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। किस शाखा में? इस भौतिक विज्ञान में। और भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं डेफिनेशन बोलना चाहूँगा कि फिजिक्स यानी ये भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के स्वरूपों का तथा उनके बीच होने वाले क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए, आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स कहते हैं, जो एक ग्रीक शब्द, किससे? ग्रीक शब्द से बना है। वो शब्द क्या है? यहाँ पर लिखा है फ्यूसिज। फ्यूसिज शब्द से बना है कौन सा? ये फिजिक्स, जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। इस फ्यूसिज शब्द का क्या अर्थ होता है? नेचर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, जो एक ग्रीक शब्द फ्यूसिज से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर। ठीक है, आइए, आपको तो समझ में आ गया होगा दो परिभाषा। अब मुख्य रूप से हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा ये है विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। क्लास 12 का फिजिक्स है। आप लोगों ने विज्ञान और फिजिक्स समझ लिया। अब चलते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 पर, विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। उस चैप्टर पर जाने से पहले एक चीज़ और, हमारे बीच में जो ये फिजिक्स है क्लास 12 का, उसमें एक यूनिट के रूप में बांटा गया है। यानी अनेक यूनिट हैं, लेकिन पहले यूनिट और पहला चैप्टर हमारे सामने है यहाँ पर। जैसे हमारे सामने फिजिक्स का बुक आता है, क्लास 12 का फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग का पहला यूनिट आता है क्या? स्थिर विद्युत की। यह एक यूनिट है जिसमें अनेकों चैप्टर समाहित किया जाता है। यानी यूनिट वो है ना, देखिए यूनिट में क्या होता है, 3-4 चैप्टर मिला करके दे दिया जाता है और उसको यूनिट बोला जाता है। उसी में अध्ययन किया जाता है, एक विशेष रूप से उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स जो है हमारे सामने क्लास 12 का, उसमें है पहला यूनिट स्थिर विद्युत की। ठीक है, स्थिर विद्युत की। और इसमें 3-4 चैप्टर आएंगे इस यूनिट में, लेकिन इसमें पहला चैप्टर है हमारे सामने अध्याय 1, विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। आइए समझते हैं कि ये, हम लोग ने फिजिक्स समझ लिया, अब समझते हैं कि ये स्थिर विद्युत की क्या होता है। तो देखिए, आप बस इतना याद रखिए, स्थिर विद्युत की देखिए यह क्या होता है, यह भी विज्ञान का एक शाखा होता है, एक पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ये जो स्थिर विद्युत की है, इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी आवेश जो रहेगा ना, वो एक बिंदु पर स्थित रहेगा और इसके द्वारा उत्पन्न विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। किसमें? स्थिर विद्युत की में एक आवेश रहेगा और उसको एक स्थान पर रख के उसके गुणों, उसके द्वारा उत्पन्न अनेकों क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। किसमें? स्थिर विद्युत की में। लेकिन क्या होगा, इसमें जो आवेश होगा वो गति नहीं करेगा, एक स्थान पर स्थित रहेगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की। इसका परिभाषा देना चाहे तो आप दे सकते हैं। देखिए सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आवेश रहेगा वो एक स्थान पर स्थित रहेगा। तो क्या बोले, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत की कहलाता है। ठीक है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। आप इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधे इस चैप्टर पर, अध्याय नंबर 1, विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। इसमें हम लोग देखते हैं, पहले तो हमारे सामने ये आता है कि आवेश क्या होता है। भाई हम तो आवेश नहीं जानते हैं, आपने तो बता दिया इसमें आवेश, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन हम क्या आवेश नहीं जानते हैं। तो आवेश नहीं जानते हैं तो सबसे पहले हमको आवेश समझना होगा,
उसके बाद से जो बातें होंगी होंगी। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो आइए, हमने मिटा लिया है और आवेश को यहाँ पर परिभाषित कर दिया है। लेकिन इस पर जाने से पहले हम लोग समझेंगे क्या आवेश। तो क्या होता है कि अगर हम लोग, किसी ने आपसे पूछा कि आवेश क्या होता है भाई, किसी ने पूछा कि आपको खुद मान लीजिए आपको पता नहीं आवेश क्या होता है, हमें पता ही नहीं है भाई, आप हमें बताइए आवेश नहीं पता है भाई, क्या बात है। तो आवेश क्या होता है, तो देखिए आवेश जो होता है वह किसी पदार्थ का एक गुण होता है, यानी उस पर गुण, मीठा नहीं, गुण, प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उस पर अगर आवेश है ना, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे वस्तु को बल का अनुभव कराएगा। यानी इसकी परिभाषा हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जो आवेश होता है किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी दूसरे पदार्थ को बल का अनुभव कराता है। यानी जो आवेश होता है वो किसी पदार्थ का एक गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को बल का अनुभव कराता है। आपने ये देखा होगा, अगर ये हम लोग छोटे छोटे थे तो ये कलम लेकर के या पेंसिल लेकर के अपने सूखे बालों में रगड़ करके छोटे छोटे तिनकों के पास जब लेकर जाते थे, कागज़ के पास, तो क्या होता था, उसको आकर्षित हो जाता था। तो क्या पहले से इस कलम यानी जो पेंसिल या कलम है उसमें तो था नहीं, पहले हम लोग लेकर जाते थे तो चिपकता था नहीं, लेकिन हमने जब सूखे बालों में जब इसको रगड़ा तो उसमें एक गुण उत्पन्न हो गया, यानी एक प्रॉपर्टीज आ गया, क्या एक गुणधर्म आ गया, जिससे क्या हुआ कि हम लोग छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर जाते थे तो वो उधर आकर्षित होने लगता था। आप आज भी ये क्रिया दोहरा सकते हैं, ये ऐसा ही होगा। यानी इस मार्कर को हम उसी तरह लेकर जाए छोटे छोटे तिनकों के पास तो उसको आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन इसे रगड़ कर या फिर बालों में घसीट कर लेकर जाते हैं तो क्या होता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है छोटे छोटे तिनकों को। तो क्या यह एक गुण है, ठीक है, एक प्रॉपर्टीज है जो क्या हुआ, इसे घसीटने के बाद आया इस पर। हम लोग बहुत प्रयोग किए हैं। सीधे चलते हैं इसके परिभाषा पर, परिभाषा समझते हैं, उसके बाद से इसका प्रैक्टिकल समझते हैं कि वास्तव में ये आवेश आया कैसे, कैसे बना। ठीक है, देखिए आपके सामने है आवेश, जैसे इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं, इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब इसका परिभाषा ये है, अभी हमने आपको बताया भी है परिभाषा और लिख भी दिया, आप देख सकते हैं। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, यानी आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, गुण मीठा नहीं, गुण यानी गुणधर्म, ठीक है मीठा नहीं, गुणधर्म, ठीक है, गुण वह गुण है जो किसी दूसरे को बल का अनुभव कराता है, यानी क्या कराता है, किसी दूसरे पदार्थ को बल का अनुभव कराता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी दूसरे को बल का अनुभव कर, सॉरी यहाँ पर किसी दूसरे वस्तु या पदार्थ होगा, हमने भूल गया। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी दूसरे पदार्थ को बल का अनुभव कराता है। अब हम लोग समझते हैं कि वास्तव में ये आवेश उत्पन्न कैसे होगा, बना कैसे। तो इसके लिए हम लोग कुछ वर्ष पहले जाते, नहीं पहले के ज़माने में एक वैज्ञानिक थे थेल्स नामक, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम एक पत्थर पाया, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ही इस आवेश के बारे में मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज दिया। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहले उन्हीं के हाथों एक पत्थर लगा, यानी पत्थर पाए। उन्होंने देखा कि वह पत्थर है जो छोटे छोटे तिनकों को अपने ओर आकर्षित करता है। उनको खूब मजा आया ये प्रयोग करते करते। उन्होंने आया, लोगों से बताया कि मैंने एक चीज़ पाया है जो कि क्या कर रहा है, अपने ओर छोटे छोटे वस्तुओं को खींच रहा है। उनको मज़ा आ रहा था। तो क्या हुआ कि उन लोगों ने देखा केवल मतलब ये पत्थर ही है और कोई वस्तु मतलब छोटे छोटे तिनकों को नहीं आकर्षित कर रहा है। तो उन लोगों ने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया उस गुण पर, यानी उस प्रॉपर्टीज पर, उस घटना पर कि भाई क्यों ये आकर्षित कर रहा है, क्या कोई दूसरी वस्तु भी आकर्षित कर सकती है। ज़्यादा प्रयोग नहीं किया। समय चलता गया, फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने देखा कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करके छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर जाते हैं ना, तो छोटे छोटे तिनके क्या होते हैं, इस रगड़ी हुई वस्तु की ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तब उन्होंने सोचा और कहा नहीं, केवल वह पत्थर ही नहीं बल्कि इस पृथ्वी पर
या फिर इस ब्रह्मांड में ऐसा भी चीज है जो कि क्या हो, इस पत्थर की भांति व्यवहार करे कि दूसरे वस्तु को बल का अनुभव करे। बस फर्क ये है कि उसको उत्पन्न करना हम लोग जान जाएं तो क्या होगा, है वो आवेश है। तो वहीं पर देखिए, वहीं पर जब लोगों ने क्या किया, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ करके ये प्रयोग किया तो क्या हुआ कि पहले से उन लोगों ने पहले क्या किया कि उस जब ये क्या किए कि जब रगड़ करके उसके पास लेकर गए तो आकर्षित होने लगा, तो क्या किए उसी वस्तु मतलब वैसा ही वस्तु दूसरा लाए और उसी तरह बिना रगड़े हुए उसके पास लेकर गए, तो क्या देखे कि कोई आकर्षण नहीं हो रहा है, कोई भी बल का अनुभव नहीं हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने उस वस्तु को फिर क्या किया, रगड़ा और रगड़ करके फिर उसके पास लेकर गए। जब उसके पास लेकर गए तो क्या हुआ, छोटे छोटे तिनके क्या हुए, बल का अनुभव करने लगे, आकर्षित होने लगे। तो फिर उन लोगों ने बोला नहीं, ये पहले से गुण उपस्थित नहीं होता किसी पदार्थ में, या हो भी सकता है लेकिन उन सभी के सामने नहीं था ऐसा, यह गुण उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, उत्पन्न किया जाता है। और कैसे, उन लोगों ने कैसे क्या किया, रगड़ा, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा और छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर गए, क्या हुआ, बलकन। तो जो यह गुण आया है रगड़ने के बाद, क्या हुआ, जो आपस में रगड़ करके और उधर लेकर गए तो क्या हो, छोटे छोटे तिनके आकर्षित होने लगे। तो जी जो यह गुण आ गया, जो गुण धर्म ये प्रदर्शित कर रहा है रगड़ने के बाद, इसी गुण धर्म को, इसी गुण का नाम पड़ा क्या, आवेश, चार्ज। क्या पड़ा, आवेश यानी चार्ज। ठीक है, आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझते हैं कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। ये सॉरी, यहाँ पर ये प्रयोग बताया गया है वो क्या है, हम लोग जब थे तो सूखे बाले में रगड़ करके छोटे छोटे तिनकों के पास लेकर जाते तो क्या आकर्षित होने लगता था। तो जो ये इस पर एक गुण, जो गुण आया है उसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, यानी चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि वास्तव में ये आवेश है ना, ये कैसे बना, कैसे उत्पन्न हुआ। ये तो है, कोई पूछेगा भाई ये कैसे बना, कैसे उत्पन्न हुआ। हम तो समझ लिए कि ये गुड़ आता है रगड़ने के बाद, लेकिन रगड़ने में से क्या हो गया कि इस पर एक गुड़ आ गया। तो इसके लिए क्या, हम लोग चलते समझते इस पर डीप। एक थ्योरी दिया गया है, क्या, सिद्धांत, ये आवेश के लिए होता है, जो क्या कहलाता है, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। उसी को समझेंगे और हम लोग उसमें डीप में जाएंगे कि कैसे ये उत्पन्न हुआ आवेश। देखिएगा बड़ा मजा आएगा। ओके, चलते हैं, इसको पहले मिटाते हैं, आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद मिटाते हैं, फिर चलते हैं। आइए अब समझते हैं कि वास्तव में ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है। हमने लिख लिया पीछे मिटा करके, आइए देखते हैं। तो क्या होता है, जब समझाना हुआ कि आवेश वास्तव में उत्पन्न कैसे हुआ, तो जब हमारे सामने परमाणु का खोज हो गया था और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज हो गया था, तो उसके बाद से एक मॉडल पेश किया गया, किसको समझाने के लिए, आवेश को समझाने के लिए। क्या, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, तो आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, इसमें देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे बना है, परमाणु से बना है, और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों से मिलकर बना होता है। आपके सामने लिखा हूं, देखिए, इसको समझते हैं। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। एक मिनट, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे मूल कणों से मिलकर बने होते हैं। अब देखिएगा कैसे खेल होता है। अब इसमें से मुख्य रूप से इसी के कारण, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी के कारण क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। कैसे होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगर यही इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो फिर हम लोग इतने लाइट वेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते और न ही हमारे पास विद्युत होता, यानी ये लाइट होता। किसका कारण, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन है तो ये सब संभव है। हमारे पास मोबाइल है, हर एक चीज़ है, किसके, केवल एक इलेक्ट्रॉन के चलते। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना तो ये दुनिया एकदम सूनी सूनी लगती। तो आइए देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन कैसे आवेश को उत्पन्न करता है। तो क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है। ठीक है, अब परमाणु का संरचना आप लोग पढ़े होंगे शायद 10th 11th में।
अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। परमाणु एक होता है, ठीक है, यहाँ परमाणु होता है, ठीक है। परमाणु को इस प्रकार रखा है, देखिए परमाणु इस तरह रहता है कि परमाणु जो होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान यानी जो भी मास होता है वो किसमें होता है, उसके केंद्र में होता है। मान लीजिए एक गोल का परमाणु है, ठीक है, परमाणु है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान यानी भार जो भी होता है, द्रव्यमान मान लीजिए वो किसमें होता है, उसके केंद्र में यानी बीचे बीच बिंदु में होता है। और इस बीचे बीच बिंदु को यानी इसके केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होता है, नाभिक में मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिस पर क्या होता है, प्रोटॉन पर, यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन पर धनावेश और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी जीरो होता है, उदासीन होता है। क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक से दूर निश्चित कक्षाओं में, यानी ये जो जिस पथ पर गति करते हैं उन्हें कक्षा बोला जाता है, ठीक है, निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक बल के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणावेश होते हैं, यानी इस पर ऋण चार्ज होता है। हम आपसे ने बोला ना कि परमाणु के खो जाने के बाद ये सब दिया गया, तो इसलिए देखिए परमाणु इलेक्ट्रॉन सब खोजेगा, इस पर आवेश भी पता चल गया था कि क्या क्या है। तो इस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। इसके टिप में जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, इस पर ऋणावेश होता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वह एक आकर्षण बल द्वारा, नाभिकी आकर्षण बल द्वारा क्या होता है, बंधा होता है इससे, इस नाभिक से। किसी भी परमाणु का नाभिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ बंधे रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर न जाए, ठीक है। तो ये, लेकिन क्या होता है, सबसे पास वाले में इसका बल अधिक लगता है, आकर्षण बल अधिक लगता है, तो क्या ये आसानी से बंधा रहता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बंधा होना होता है, यानी जो ये नाभिक इस पर बल लगाकर अपने ओर खींचता है, वो क्या होता है, कम होता जाता है। और जाते 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 सबसे लास्ट वाली जो कक्षा होता है, सबसे अंतिम कक्षा होता है, उस पर बहुत कम प्रभाव रहता है। और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे अंतिम कक्षा वाला, यही सब कुछ करता है भाई, यही आवेश उत्पन्न करता है। और यही किसी पर ऋणावेश किसी पर धनावेश उत्पन्न कर देता है। और यही क्या होता है, लाइट बनाता है। तो कैसे बनता है देखते हैं। तो क्या होता है, इसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और एक बात और, ये जो सबसे अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे किसी भी परमाणु को सबसे अंतिम कक्ष वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक है, उसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्या होता है, इसको कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे इसको कुछ ऊर्जा मिल जाता है तो क्या होता है, क्योंकि इसका तो प्रभाव बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत कम खींचा है, इसको अगर थोड़ा सा ऊर्जा मिल जाए तो क्या होगा, इस परमाणु को छोड़कर भाग जाएगा, निकल जाएगा बाहर, क्या होगा, निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलता है आप देखिए। अब वो घर्षण वाला मैं बताता हूँ कि घर्षण वाला से कैसे ये लोग विद्युत उत्पन्न किए थे, यानी ये चार्ज आवेश कैसे उत्पन्न किए थे। तो देखिए क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया, जब रगड़ना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि उसमें जो परमाणु होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है। यहाँ देखिए ऊर्जा जैसे ही मिला ये अपनी कक्षा को छोड़कर भागा, ठीक है। तो उन लोगों ने घर्षण, आपस में घर्षण किया, ऊर्जा देने लगे। और जैसे ही ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन पाया, इसमें से क्या हुआ, बूंद बाहर आ गया, बाहर निकल गया। और जैसे ही ये निकला, ये जो है इसमें प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई। एक बात और, कोई भी परमाणु हो वो उदासीन होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और इसका चार्ज भी बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बराबर होता है प्रोटॉन, और इसका चार्ज भी आपस में बराबर होता है। तो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर जैसे ही निकलता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। तो पूरे परमाणु पर धनावेश आ जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर जाएगा उस पर क्या करेगा,
जिस वस्तु पर जाएगा उस पर ऋणावेश उत्पन्न कर देगा, ऋणावेश उत्पन्न कर देगा। कैसे करेगा कि उन लोगों ने दो वस्तुओं को रगड़ा तो क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें इस परमाणु, इसके जो ये वस्तु है इसके परमाणुओं में प्रवेश कर गए। और हाँ, इलेक्ट्रॉन भी प्रवेश होते हैं, अगर इसमें से निकला तो इसमें आ भी सकता है इलेक्ट्रॉन। तो यही क्रिया उसमें हुई, दो वस्तुओं को जो रगड़ा गया तो क्या हुआ, इसको ऊर्जा मिली, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा मिली, वो ऊर्जा ग्रहण करके इसको छोड़ करके इस वाले वस्तु में आ गया। और इस वस्तु पर जैसे ही आया इस पर ऋणावेश हो गया, इस पर धनावेश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और इस पर आ गए। ठीक है, एक बात और, केवल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो कि आवेश के मूल कारण होते हैं कि आवेश उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, प्रोटॉन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं आप समझ लीजिए, इसके चारों ओर एक ऋणावेश चक्कर काट रहा है। ठीक है, अब इसके चारों ओर ऋणावेश है भाई, और ये क्या है, धनावेश है। इसके कारण भी होता, लेकिन क्या होता, ये निकल नहीं पाता। आवेश उत्पन्न होता ये प्रोटॉन के कारण भी, लेकिन प्रोटॉन निकल नहीं पाता, निकल ही नहीं सकता भानो। देख लीजिए कैसे नहीं निकल सकता। इसके चारों ओर क्या होता है, ऋणावेश चक्कर लगाता है। अब क्या होता है कि ये प्रबल प्रबल बल से बना होता है, बहुत ही आकर्षण बल से बना होता है। क्या, क्योंकि इसके केंद्र ही में है। ये जब दूसरों खींच रहा है तो अपना जाएगा नहीं जाएगा, खुद इसको बांधा रहता है ये नाभिक बहुत ही प्रबल बल से, ये निकल ही नहीं सकता। अगर निकालना भी है तो बहुत ऊर्जा देना पड़ेगा, बहुत ऊर्जा देना, लेकिन फिर भी नहीं होगा, ये संभव नहीं है। मान लीजिए आप ऊर्जा देते हैं, खूब ऊर्जा देते हैं, और चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश है। अब जैसे ही आप खूब ऊर्जा दिए, खूब ऊर्जा दिए और प्रोटॉन निकला, ये ज्यों निकला यहाँ तक आया तब तक यहाँ पर ऋणावेश है। अब ऋणावेश और धनावेश मिलते हैं तो क्या होता है आप समझ सकते हैं, ब्लास्ट होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक बैटरी लीजिए और उसमें का जो धन सिरा हो और ऋण सिरा हो उसमें तार जोड़ लीजिए और दोनों तार को सटाइए, क्या होता है तो पता ही होगा, ब्लास्ट कर जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही प्रोटॉन इधर आया इलेक्ट्रॉन के संपर्क में पूरे परमाणु का विनाश हो जाएगा, भड़क जाएगा परमाणु। हम लोग आवेश उत्पन्न कर रहे थे और परमाणु भड़क गया, खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पहली बात तो ये निकलता ही नहीं है। और आप जितना भी ऊर्जा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि आप खूब ऊर्जा देते जाएंगे, आप पूरे परमाणु का विनाश हो जाएगा, फट जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो मुख्य रूप से ये इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही परमाणु से निकलते हैं परमाणु पर धनावेश आ जाता है, और परमाणु पर जब धनावेश आ जाता है तो वो परमाणु एक वस्तु का भाग है जो कि पदार्थ का भाग है, पदार्थ किससे बना है, परमाणु से। और जब परमाणु पर आवेश आएगा तो निश्चित रूप से उस वस्तु पर, पदार्थ पर आवेश तो ही करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा ही क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु पर चले जाएंगे तो उस पर ऋणावेश हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु से जाएंगे उस वस्तु पर क्या होगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। मान लीजिए ये इस मार्कर का परमाणु है, तो क्या होगा, इसमें इसको हम जब गर्म करते हैं, ऊर्जा देते हैं या फिर घसीटते हैं, तो ये ऊर्जा पा करके इसमें के इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर चले जाते हैं, जिसके कारण इसमें प्रोटॉनों की वृद्धि हो जाती है और इस पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। इस पर धनावेश आ जाता है, इस पर ऋणावेश आ जाता है। सिंपल से भाषा यही होता है आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, बताते हैं। आइए अब चलते हैं, देखते हैं आवेशों के प्रकार। आवेशों का प्रकार यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिकों का क्या राय है उसको पहले देख लेते हैं कि कौन क्या किया। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं विलियम गिलबर्ट। कौन, विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, आवेशों का नामकरण किया। उन्होंने बताया
विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया, क्या नाम दिया? धनावेश और ऋणावेश। यानी पहला धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। तो ये आपके सामने है। विलियम गिलबर्ट के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनावेश तथा ऋणावेश में बांटा, यानी धनावेश या ऋणावेश, यानी धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। अब किसे धनावेश कहेंगे, किसे ऋणावेश कहेंगे? यहाँ पर लिखा है आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, धनावेश को हम लोग समझते हैं। धनावेश क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। यानी ये कोई वस्तु है, इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इस पे उत्पन्न होगा धनावेश। एक मिनट, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। यानी इस मार्कर पर यदि इलेक्ट्रॉन कम है तो इस पर क्या होगा? धनावेश उत्पन्न होगा। तो वही यहाँ पर लिखा है धनावेश, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, आप जैसे में लिख सकते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, जब हम लोग क्या करते हैं, कांच की एक छड़ लेते हैं और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि कांच के छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। यानी जब रेशम के कपड़े से इसको रगड़ा जाएगा तो क्या होगा? कांच के छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके उस रेशम के कपड़े पर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा? इस कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इस पर धनावेश आ जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है, आप समझ सकते हैं। ये प्रयोग आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक कांच की छड़ लेंगे और रेशम का कपड़ा, जैसे मान लीजिए आप स्वेटर वेटर लीजिए, शाल लीजिए, उससे रगड़िए और रगड़ने के पश्चात क्या कीजिए, देखिए छोटे छोटे तिनकों को अपने ओर आकर्षित करने लगेगा। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये धनावेश ही है? तो ऐसा वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण इस छड़ पर, यानी कांच की छड़ पर क्या होता है? धनावेश आ जाता है। अब हम लोग समझते हैं ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है? ऋणावेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न होता है। यानी क्या होता है, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से उत्पन्न आवेश को हम लोग ऋणावेश कहते हैं। ये होता है ऋणावेश की परिभाषा, ठीक है। अब वास्तव में ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है? देखिए यहाँ पर एक प्रयोग है, उसको आप कर सकते हैं, वैज्ञानिकों ने किया, आप भी कर सकते हैं। किसी स्कूल में है और प्रयोग में है तो प्रयोग में कराते हैं लोग, आप कर सकते हैं। क्या होता है कि एबोनाइट का एक छड़ लीजिए। एबोनाइट एक प्रकार का वो कठोर रबड़ होता है। एबोनाइट जो होता है वो कठोर रबड़ होता है। उसको क्या किया जाए कि यदि एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाए। अब फर क्या होता है? फर एक कोमल मुलायम बाल होता है, कोमल मुलायम कपड़ा या बाल कह लीजिए, कुछ भी हो, लेकिन वो कोमल होता है, मुलायम होता है। उससे अगर एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाए तो क्या होता है? एबोनाइट की छड़ पर फर में से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? छड़ ऋणावेशित हो जाता है और ये क्या होता है? फर से जब रगड़ते हैं तो इस पर ऋणावेश आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण ये ऋणावेशित हो जाता है। तो ये रहा धनावेश और ऋणावेश। इधर धनावेश है, इधर ऋणावेश है। इसकी परिभाषा आप इसका प्रयोग घर पे भी कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, बाकी कल मिलेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब कल हम लोग मिलेंगे। इसके आगे देखेंगे कि आवेश का प्रकार हम लोग पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे आवेश के गुण और कूलाम के नियम। आवेश का जो गुणधर्म होता है वो देखेंगे, कूलाम के नियम देखेंगे, बाकी सब बढ़िया। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद।